अभी तो संसद शुरू भी नहीं हुई है। अभी तो मंत्रियों ने अपना कामकाज पूरे तरीके से संभाला भी नहीं है। अभी तो सेक्रेटरी और नौकरशाह अपने मंत्री से मिलकर फूलों के गुलदस्तों का आदान प्रदान ही कर रहे हैं। कुछ मंत्री अपनी पुरानी फाइलों को जरूर मंगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि दरअसल इस पे जो हस्ताक्षर चुनाव में जाने से पहले किए थे, अब उस पर कितना काम आगे बढ़ा भी है या नहीं बढ़ा है। लेकिन अलग अलग मंत्रालयों में होने वाली इस गुफ्तगू के बीच एक पैनिक मीटिंग दिल्ली में चल रही है। इस पैनिक मीटिंग में पहली बार यह सवाल बड़ा हो चला है कि अगर सरकार के कामकाज एक्सपोज हो गए तो फिर उसे छुपाया कैसे जा सकता है। यह कैसे संभव होगा कि जो बातें अब सामने आ रही हैं वो डराने वाली है, और दूसरी तरफ जब संसद शुरू होगी तो इस बार विपक्ष तो बहुत तेवर के साथ खड़ा है, और उसके तेवर का मतलब उसकी अपनी राजनीतिक जरूरत भी है जहां पर वह तेवर दिखलाए। यानी मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि कोई कांड अडानी कांड के साथ जुड़ा था, कोई परिस्थिति इस देश के रईसों को जो कर्ज माफी थी उसके साथ जुड़ी थी, और जिसकी रकम 16,000 करोड़ नहीं बल्कि 16 लाख करोड़ है। यह भी सवाल नहीं है कि इस दौर में जो भी अर्थ की नीतियां थी, उन आर्थिक नीतियों के मद्देनजर क्या क्या स्कैम उभर सकते हैं। जी नहीं, इस दौर में तो मुद्दा चुनाव के बाद की उन परिस्थितियों का है जो संसद के भीतर गूंजने वाला है। और राहुल गांधी अभी से ही, जब संसद शुरू हुई नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिका खुले तौर पर नजर आने लगी है। वो चाहे इस देश के भीतर पहली बार किसी मीडिया हाउस के जरिए जो एग्जिट पोल दिखाया गया और उसका असर जो शेयर बाजार पर हुआ, और उसके जरिए जो शेयर बाजार में पहले दिन लगभग 11 लाख करोड़ और उसके बाद तकरीबन 13 लाख करोड़ का जो खेल हो गया, यह मुद्दा भी संसद के भीतर उठेगा। लेकिन अगला सवाल था कि इस देश के भीतर में जुड़े हुए कितनी बड़ी तादाद में युवा हैं जिनसे जुड़ा हुआ मुद्दा जो पेपर लीक से जुड़ा है, और इस दौर में लगातार वो बड़ा होते चला जा रहा है। क्या सब कुछ एक दिन की देन है? जी नहीं, यह एक दिन में हो ही नहीं सकता है कि कोई नेक्सस इतना बड़ा हो जाए और उस नेक्सस के आश्रय कोई इतने बड़े रैकेट के जरिए इस देश में बकायदा परीक्षा पेपर लीक होती चली जाए। और एक दो नहीं, 5 बरस के आंकड़े बतलाते हैं कि तकरीबन 43 पेपर लीक छोटे बड़े इस देश में हुए। अगर उसके दायरे में आप केंद्र सरकार को घेरते हैं और केंद्रीय मंत्री को घेरते हैं तो आपके सामने 18 पेपर लीक निकल कर आएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं भागीदारी केंद्र सरकार की रहती है। और जब इस संख्या को आप जोड़ेंगे तो एक झटके में इस देश के तकरीबन 3.5 करोड़ युवा छात्र जो इस पेपर लीक से परेशान हैं, जुड़े हुए हैं और लगातार परीक्षा देते रहे, लेकिन उनके हाथ में नौकरी तो दूर, उस परीक्षा का रिजल्ट भी नहीं आया। 3.5 करोड़ युवा छात्र, और उसमें से 1,41,00,000 छात्र ऐसे जो केंद्र सरकार द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से प्रभावित रहे, जो पेपर लीक हो गए। उसमें नीट की परीक्षा में तो सिर्फ 23,33,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं। यानी एक के बाद एक परिस्थिति देखिए तो पहली बार लग ऐसा रहा है कि सरकार एक्सपोज हो रही है, और सरकार के एक्सपोज होने से बचने के लिए दो ही रास्ते बचते हैं। पहला बड़ा रास्ता यह होता है कि किसी के सर पे यह ठीकरा तो फोड़ना पड़ेगा। तो एक तैयारी हो चली है कि शिक्षा मंत्री की छुट्टी कर दी जाए। शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने पहले दिन इस देश में जो परीक्षा लेते हैं उनको क्लीन चिट दे दी थी, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने डपटा तो बकायदा उसी परीक्षा लेने वाली संस्था ने कहा हां गलती हो गई, हम दोबारा से इतने छात्रों की परीक्षा लेंगे। यह एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें लगता ऐसे है कि इस देश के भीतर में जो संस्थान काम कर रहे हैं, उन संस्थानों के कोई सरोकार उस मंत्रालय और मंत्री से होते ही नहीं है, या मंत्रियों के पास वो जानकारी होती ही नहीं है, या फिर जानकारी होती है तो किस रूप में कैसे रिएक्ट करना है, यह भी सरकार को एक्सपोज कर गया मौजूदा वक्त में। और ये एक्सपोज इसलिए भी हो गए, ना सिर्फ अभी बाहर के तौर पर, वह तो धीरे धीरे नजर आएगा कि दरअसल शिक्षा मंत्री की छुट्टी संसद शुरू होने से पहले ही कर दी जाए या संसद शुरू होने के बाद की जाए, या उनको तत्काल में शंट कर दिया जाए। वो कौन सी परिस्थिति होगी, क्योंकि इसको लेकर हाई
पावर मीटिंग जो दिल्ली में बुलाई गई उससे पहले बकायदा पीएमओ के जरिए नागपुर में टेलीफोन खड़खड़ाया गया। नागपुर का मतलब आपके जहर में आरएसएस होना चाहिए, यानी जहन में अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो फिर आप सोच रहे होंगे सर संघ चालक से बात हुई क्या? जी नहीं, उनसे बात नहीं हुई। यहां पर दूसरे नंबर के जो व्यक्ति हैं दत्तात्रेय होसबोले, उनसे बातचीत हुई और संघ ने खुले तौर पर पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है जो स्थिति इस देश के भीतर में इस पूरे पेपर लीक को लेकर उठी है और अब जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को संसद के भीतर उठाने वाला है, उसमें आपको संभलना होगा, संभालना होगा। और हमारी भी राय यही है कि किसी भी हालत में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी को जिम्मेदार ठहराएं ही नहीं। यानी कोई घटना हो जाए और उसकी कोई जिम्मेदारी अगर सरकार में लेने को तैयार नहीं, तो फिर उस सरकार को लेकर कौन सी उम्मीद जनता के बीच रहेगी? यह सवाल कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि संघ के भीतर से यह आवाज आ रही है। और यह बातचीत कल ही हुई है और आज पैनिक मीटिंग बुला ली गई जो तय कर रही है कि एक अगर हाई पावर जांच कमेटी बना दी जाए जो पूरी की पूरी प्रक्रिया की न सिर्फ जांच करे बल्कि आने वाले वक्त में किस संस्था के जरिए पूरे के पूरी परीक्षाओं को इंप्लीमेंट किया जाएगा, किसमें जो आरोप लग रहे हैं कि कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी के रिश्तेदार के तौर पर है, इसको आप कैसे, इस दाग को कैसे आप धो पाएंगे? और राजनीतिक तौर पर परीक्षा लेने देने की परिस्थितियों के पीछे क्या सिर्फ रिश्तेदारी होती है या एक पूरा बिजनेस मॉडल काम कर रहा होता है? क्योंकि परीक्षा देने के बाद जो आपको सुविधा मिलने वाली है, खास तौर से अगर नीट का जिक्र करें तो अगर सरकारी अस्पतालों में आपको वहां पर भर्ती हो जाती है और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होती है तो दोनों के भीतर फीस का अंतर भी 1 करोड़ तक का है। तो एक बिजनेस मॉडल काम करता है क्या? और उसकी रकम क्या वाकई बहुत ज्यादा है? और उस रकम के आश्रय क्या पॉलिटिकल फंडिंग होती है? और पॉलिटिकल तौर पे क्या उसके साथ बहुत सारे जुड़ाव होते हैं? यह सवाल कोई दूसरा नहीं, आरएसएस अपने तौर पर सोच रही है, खड़ा कर रही है। और इसी वजह से पहली बार दिल्ली में पैनिक बैठक सिर्फ नौकरशाहों के बीच नहीं हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल जवाब मंत्रियों से भी लिए जा रहे हैं, सुझाव भी लिए जा रहे हैं और पूछा भी जा रहा है रास्ता क्या है। लेकिन इस चैप्टर को थोड़ी देर के लिए आप बंद कीजिए, हम इस चैप्टर को थोड़ी देर बाद खोलेंगे। उससे पहले एक चीज और समझिए, दरअसल सरकार की सांस इसलिए फूली हुई है कि संसद के भीतर अगर किसी भी तरीके से कोई ऐसा अविश्वास प्रस्ताव किसी मुद्दे पर विपक्ष लेकर आ जाता है और जिसके प्रभाव में खास तौर से जो युवाओं छात्रों से जुड़ा हुआ है, तो उस पर क्या आंध्र प्रदेश के युवा और बिहार के युवा साथ नहीं देंगे? और अगर वो साथ दे रहे होंगे तो वहां की सरकारें क्या करेंगी? यानी पहली बार सरकार के गले में यह फांस बन चुकी है कि जो सहयोगी दल हैं, अगर उनकी अपनी राजनीति इससे आहत होती है और संसद के भीतर जो राहुल गांधी लगातार अब विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जिस तरीके से वह युवा छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके मुश्किल हालातों को समझ रहे हैं, उसने एक मैसेज तो दे दिया है। प्रधानमंत्री या खुद शिक्षा मंत्री ने इस दौर में कोई उस तरीके का संवाद नहीं बनाया, और संवाद बनाया तो वो संवाद सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं हुआ। मुलाकातों की तस्वीरें जरूर सामने आई कि शिक्षा मंत्री कुछ छात्रों और उनके अभिभावकों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब पार्लियामेंट के भीतर और उसके दौर में जो वीडियो सामने विपक्ष अपने तौर पर लाने की तैयारी कर रहा है, वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि अगर संसद के भीतर चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव मुद्दे को लेकर हो या किसी मुद्दे पर तुरंत बहस कराने को लेकर हो या संसद शोर शराबे की वजह से स्पीकर अगर ठप भी कर दे, तो ऐसे में संसद और सड़क की लड़ाई एक झटके में मिली हुई दिखाई देगी। यानी 3 मैसेज बहुत साफ हैं। पहली बार विपक्ष का तेवर जिसको अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं, दूसरी तरफ संघ के दरवाजे पर नतमस्तक सरकार का होना और यह कहना कि आप अपनी राय बताइए क्योंकि अब आपकी जरूरत इसलिए है क्योंकि इस देश के अलग अलग हिस्सों में यह बातें जा रही है कि सरकार का नजरिया अपनी ही सरकार और गवर्नेंस को लेकर साफ नहीं है। और तीसरी परिस्थिति यह है कि इस दौर में लगातार जो मंत्री महोदय के जरिए बातों को कहा गया, उसमें भी भरोसे में पीएमओ को नहीं लिया गया। तो कौन मंत्री थे जिनके भरोसे में यह बात ली जा